यह 269 मीटर लंबा, 28 मीटर चौड़ा एंड 55 मीटर ऊंचा एक विशाल जहाज टाइटैनिक, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। इसे बनाने वालों का मानना था कि ये एक अनसिंकेबल जहाज है, कभी न डूबने वाला। ये अपनी पहली ट्रिप पर ही जा रहा था और अपने 6 दिन के सफर को पूरा करने के लिए पिछले 4 दिनों से आगे बढ़ रहा था। अब बचा केवल 2 दिन का सफर ही था और इसमें पूरे 2224 लोग यात्रा कर रहे थे, जिसमें से ज्यादातर लोग बहुत पैसे वाले थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन, ऑफिसर्स, स्पोर्ट्समैन, ऑलमोस्ट हर फील्ड के लोग उस जहाज में मौजूद थे और वे लोग अपने सफर को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अब उन्हें क्या पता कि उनमें से ज्यादातर लोगों की ये रात आखिरी रात होने वाली है। 14 अप्रैल की घोर काली रात के लगभग 11:30 बज रहे थे और ज्यादातर लोग चैन की नींद सो रहे थे। वहीं कुछ लोग पार्टी कर रहे थे तो कुछ लोग गाना गा रहे थे। अब इसके ठीक 10 मिनट बाद यानी कि 11:40 पर कुछ ऐसा होता है जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। जहाज को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और बहुत तेज आवाज सुनाई देती है किसी चीज के क्रैश होने की। जब सब लोग देखते हैं तो पता चलता है कि टाइटैनिक एक विशाल आइसबर्ग यानी कि बर्फ के पहाड़ से टकराया है, जो लगभग 125 मीटर लंबा एंड पानी के अंदर और बाहर मिलाकर लगभग 100 मीटर की उसकी ऊंचाई थी। अब इस भयंकर टक्कर की वजह से टाइटैनिक के नीचे का हिस्सा डैमेज हो गया और जहाज में पानी भरने लग गया और कभी न डूबने वाला ये जहाज धीरे धीरे डूबते ही जा रहा था। लोगों को पता चल गया था कि अब उनका जिंदा बचना मुश्किल है। अब जैसे जैसे वो जहाज डूबते जा रहा था वैसे वैसे ही लोग चिल्ला रहे थे और उन लोगों की चीखें चारों ओर समुद्र में गूंज रही थी। कुछ लोग अभी भी अपनी जान बचाने के लिए प्रयास कर रहे थे तो कुछ लोगों ने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था और देखते ही देखते कभी ना डूबने वाला और विशाल जहाज टाइटैनिक पूरे 2 हिस्सों में टूटकर अटलांटिक ओशियन की गहराइयों में चला गया, जिसमें लगभग 1517 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बरसों से यही बताया जा रहा है कि टाइटैनिक के डूबने की वजह ये आइसबर्ग था, पर मैं आपको बता दूं कि केवल यही रीजन नहीं थे। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स हुई थी जो मिस्टेक्स अगर नहीं हुई होती तो इस आइसबर्ग से टकराने की कोई नौबत ही नहीं आती। आप में से बहुत सारे लोगों को इस कहानी के बारे में पता ही होगा और इस घटना के बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा, सुना या फिर किसी न किसी वीडियो में तो देखा ही होगा। ऑलमोस्ट बहुत सारी वीडियोस है इंटरनेट पर किसी भी वीडियोस में इस स्टोरी की फुल डेप्थ में डिटेल नहीं बताई गई है। ऑलमोस्ट हर वीडियो में इस घटना को शॉर्ट में कवर किया गया है, जिसे आधी अधूरी कहानी कहते हैं। अब किसी टॉपिक के बारे में बहुत गहराई से जानना हो तो आप सारी की सारी वीडियोस तो नहीं देख सकते ना। सो वेलकम टू दिस वीडियो एंड मैं गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी लाइफ टाइम तक टाइटैनिक के बारे में कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड ये वीडियो इस चैनल की अभी तक की सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है। और इस टॉपिक की रिसर्च करते वक्त जो बातें मेरे सामने आई वो बहुत ज्यादा शॉकिंग थी, जो आपको इस वीडियो में थोड़ा आगे पता चलेंगी। एंड इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करना, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर सकते हो। एंड हाँ, ये वीडियो लंबी हो सकती है बट बोरिंग नहीं। सो लेट्स बिगिन। अब फ्रेंड्स, इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी एकदम स्टार्टिंग से, जब टाइटैनिक बना भी नहीं था। 17 सितंबर 1908 को व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन जॉस ब्रूस स्माय हारलैंड एंड वॉल्फ नाम की बिल्डर कंपनी को एक विशाल जहाज बनाने का ऑर्डर देते हैं और ये बिल्डर कंपनी आयरलैंड के बेलफास्ट में थी। और फाइनली 31 मार्च 1909 को टाइटैनिक को बनाने की शुरुआत हो जाती है और इस शिप को डिजाइन कर रहे थे थॉमस एंड्रयू एंड अलेक्जेंडर कालिसले। इस शिप को बनाने में लगभग 3000 लोगों की मेहनत लगी थी, तब जाकर ये शिप पूरे 26 महीनों में बनकर रेडी हुआ था। पर जो 3000 लोग जिन्होंने इसे बनाया था उसमें से लगभग 8 लोग तो इसे बनाते वक्त ही अपनी जान गंवा बैठे थे। अब जैसा कि इसका नाम ही टाइटैनिक रखा गया था, जिसका मतलब ही होता है कि कुछ भारी भरकम बहुत बड़ी एंड विशाल चीज, इसीलिए टाइटैनिक शिप 269 मीटर लंबी, 28 मीटर चौड़ी एंड 55 मीटर ऊंची थी और इसका वजन 45,000 टन था। टाइटैनिक के अंदर जो इंजन लगाए गए थे वो उस टाइम तक के सबसे बड़े एंड पावरफुल इंजन थे, जिनकी ऊंचाई 12 मीटर तक थी। ये शिप 2235 पैसेंजर्स प्लस 900 के आसपास शिप के क्रू मेंबर को मिलाकर के लगभग 3300 लोगों के साथ आराम से कंफर्टेबिलिटी के साथ सफर कर सकती थी। एंड जब इसको डिजाइन किया जा रहा था तब व्हाइट स्टार लाइन के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अलेक्जेंडर कार्लिस के बीच में बहुत ज्यादा बहस हुई थी, केवल इस बात को लेकर कि इस विशाल जहाज पर कितनी लाइफ बोट्स होनी चाहिए जिन्हें इमरजेंसी में यूज किया जाता है। सर, जैसा कि इस जहाज में 2224 यात्रियों की सीट है, तो मेरे हिसाब से इस जहाज पर कम से कम 48 से 64 लाइफ बोट्स होनी चाहिए। नहीं, तुम पागल हो गए हो। इतनी ज्यादा लाइफ बोट्स अगर उस जहाज पर रखी जाएंगी तो ये काफी ज्यादा जगह घेर लेंगी, असुविधा होगी और अच्छा भी नहीं लगेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लोग डाउट करने लगेंगे
कि इतनी सारी लाइफ बोट्स क्यों रखी जा रही हैं। कहीं इस जहाज में कोई खराबी तो नहीं है। लेकिन सर, इट कैन बी डेंजरस। लेकिन कुछ नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये जहाज दुनिया का सबसे बड़ा और अनसिंकेबल जहाज है, ये कभी डूब ही नहीं सकता। अब इसके बाद भी जॉस ब्रूस इस्माइल एंड शिप डिजाइनिंग टीम के बीच में बहुत लंबे समय तक बहस चली और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि केवल 20 लाइफ बोट्स ही इस जहाज पर रखी जाएंगी। अब अलेक्जेंडर कार्लाइल 48 से 64 लाइफ बोट्स जहाज पर रखने का बोल रहे थे, क्योंकि उन्हें पूरे 40 साल का शिप डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस था। अब इतने बड़े जहाज के लिए क्या सही है क्या गलत है वो अच्छे से जानते थे। और ब्रूस इस्माइल ने इनकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसका एहसास उनको आगे जाकर होने वाला था। और वैसे आप देखोगे तो इन मैनेजिंग डायरेक्टर भाई साहब का इस जहाज को डुबाने में बहुत बड़ा रोल है। कैसे? बस आप देखते जाओ। 31 मई 1911 को इस जहाज को लॉन्च कर दिया जाता है, पर अभी भी इसमें कुछ छोटे मोटे काम बाकी रह जाते हैं, जिनको 2 अप्रैल 12 तक पूरी तरीके से कंप्लीट करके रेडी कर दिया जाता है। और इसको बनाने में उस टाइम का ओवरऑल $7.5 मिलियन लगा था, जो कि आज का $400 मिलियन है। व्हाइट स्टार लाइन की ऑलरेडी एक शिप चल रही थी ओलंपिक नाम से। अब उसकी लास्ट ट्रिप में कुछ खराबी होने के कारण उसकी जगह पर टाइटैनिक को भेजने का फैसला किया जाता है। अब उस टाइम 3 टाइप ऑफ टिकट कैटेगरी थी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास की कुछ प्राइस थी $150, सेकंड क्लास की $60 एंड थर्ड क्लास की $35। उस समय सबसे महंगी टिकट खरीदी थी कार्डेजा नाम की लेडी ने, जो अपने बेटे के साथ यात्रा पर जा रही थी। उसने पूरा का पूरा एक हॉल ही बुक कर दिया था, जो फुल ऑफ वीआईपी फैसिलिटीज था। उस टिकट की प्राइस थी $2560, जिसको आज की प्राइस में कन्वर्ट करेंगे तो $61,000 होता है। खैर, ऑलमोस्ट टिकट की बुकिंग हो चुकी थी एंड अब इस विशाल शिप की कमांड संभालने वाले थे 62 ईयर ओल्ड के कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले थे। इसीलिए इनको इस विशाल शिप की पहली ट्रिप को अच्छे से पूरा करने का भार सौंपा गया और इस ट्रिप के बाद वो रिटायरमेंट लेने वाले थे। अब सब कुछ सेट हो चुका था, बस देरी थी तो इस सफर की शुरुआत करने की, जिसको लेकर हर कोई एक्साइटेड था, क्योंकि टाइटैनिक उस समय तक की सबसे ज्यादा लश्करी शिप थी। इसीलिए उसमें हर यात्री ट्रैवल करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और वे इस शिप के रवाना होने का इंतजार कर रहे थे। 10 अप्रैल की दोपहर में टाइटैनिक साउथहैम्पटन इंग्लैंड से अपनी जर्नी की शुरुआत करता है, जो कि न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में जाकर खत्म होने वाली थी। जिन पैसेंजर्स की बोर्डिंग हो चुकी थी वे अपने सफर को एंजॉय कर रहे थे। किसी भी पैसेंजर को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि शिप के बॉयलर रूम के अंदर कोयले की टंकी में भयंकर आग लगी पड़ी है। अब शिप के क्रू मेंबर को भी इस आग के बारे में साउथहैम्पटन के पोर्ट से निकलने के बाद पता चला। अब ये आग काबू में ही नहीं आ रही थी और इस भड़कती हुई आग ने इस शिप की नीचे की साइड की स्टील बॉडी को 75% तक कमजोर कर दिया था। अब जैसे तैसे करके टाइटैनिक आगे बढ़ते जा रहा था, पर पता नहीं मुसीबतों का और टाइटैनिक का क्या रिश्ता था, जिसकी वजह से मुसीबतें एक के बाद एक आई जा रही थी। जब टाइटैनिक थोड़ा आगे बढ़ा तो इसके साथ एक और हादसा होते होते बाल बाल बच गया। जब ये एसएस न्यूयॉर्क अमेरिकन लाइन से होकर आगे बढ़ रहा था, तब इसके इतने लंबे चौड़े और भारी भरकम होने की वजह से वहां पर छोटी छोटी 2 शिप थी, वो अचानक से ऊपर उठकर एकदम से नीचे गिर गई। अब अचानक झटका लगने की वजह से ये रस्सी टूट गई और ये दोनों शिप आपस में टकराते टकराते बची। अब इसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ और फिर वो वहां से रवाना होकर फ्रांस के चेरबर्ग में पहुंच जाता है। अब यहाँ से कुछ पैसेंजर्स को कलेक्ट करके अगले दिन यानी कि 11 अप्रैल की दोपहर के बाद वो पहुंच जाता है क्वींसटाउन, जो कि आज कोब के नाम से जाना जाता है और ये आयरलैंड में है। अब यहाँ से भी पैसेंजर्स को कलेक्ट करके आगे बढ़ जाती है, लेकिन अभी तक इस पर केवल 1320 पैसेंजर ही थे, जो कि इसकी टोटल कैपेसिटी 2435 के लगभग आधे ही थे और बाकी 900 के समथिंग शिप के क्रू मेंबर्स थे। अब टाइटैनिक बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था 41 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो कि इतने बड़े जहाज के लिए बहुत ही ज्यादा ओवर स्पीड होती है। सडनली कंट्रोल कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब चारों तरफ कड़कड़ाती हुई ठंडी पड़ रही थी। अब ऐसे में अटलांटिक ओशियन में आइसबर्ग के होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। अब टाइटैनिक के बॉयलर रूम के अंदर कोयले की टंकी में जो आग लगी थी, फाइनली उसको 13 अप्रैल तक बुझा दिया गया और अब सब लोग चैन की सांस लेने लगे और अपने सफर को एंजॉय करने लगे। लेकिन टाइटैनिक बिना मुसीबत के रह ले, ये कैसे हो सकता है? अब हर एक बड़े जहाज में एक क्रो नेस्ट होता है, हिंदी में कौवे का घोंसला। तो घोंसले की तरह ही एक लुकआउट पॉइंट होता है, जहाँ से आगे की तरफ देखा जा सके कि आगे कोई खतरा तो नहीं है। अब खतरे जैसा कुछ भी दिखता था तो यहाँ पे बैठा हुआ ऑफिसर शिप के दूसरे क्रू मेंबर को इन्फॉर्म करता था। अब टाइटैनिक के केस में ये हुआ कि जब फ्रेडरिक फ्लीट एंड रेजिनाल्ड ली ने जब अपनी कमान संभाली, तब उन्हें पता चलता है कि शिप में दूरबीन तो है ही नहीं जिससे दूर की चीजों को देखा जा सके। एक्चुअली दूरबीन तो थी, लेकिन लॉकर में बंद थी और इस लॉकर की चाबी उनके पास थी ही नहीं, तो वो चाबी गई कहाँ? एक्चुअली दोस्तों हुआ कुछ यूं था कि 9 अप्रैल 1912 यानी कि जब ये शिप रवाना भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही डेविड ब्लेयर नाम के एक आदमी को रिप्लेस करके उसकी जगह पर दूसरे की ड्यूटी लगा दी थी और डेविड ब्लेयर शिप पर सेकंड ऑफिसर के रूप में काम करते थे।
अब हुआ कुछ यूं कि जब वो रिप्लेस होकर ऑफ ड्यूटी होकर अपने घर पे जा रहे थे, तब उस लॉकर की चाबी वो दूसरे स्टाफ को देना भूल गए और उसको अपने साथ ही ले गए। एंड इसी वजह से वो दूरबीन अंदर ही रह गई। और कुछ स्टेटमेंट से पता चलता है कि वो दूरबीन उनकी प्राइवेट दूरबीन थी, इसीलिए वो इसे अपने साथ ले गए थे। अब मान लो कि वो इसे अपने साथ लेके गए थे, लेकिन व्हाइट स्टार लाइन जो कि इतनी बड़ी कंपनी थी, इतना खर्चा करके इतना बड़ा जहाज बना सकती थी, तो इस जहाज के रवाना होने से पहले इनको ये मेक श्योर करना चाहिए था ना कि इस जहाज पर क्या क्या मिसिंग है, ताकि ये नौबत तो नहीं आती। अब ये दिन इस विशाल जहाज एंड ज्यादातर पैसेंजर्स का अंतिम दिन होने वाला था। उनके साथ वो होने वाला था जो उन्होंने कभी पहले सोचा भी नहीं था। 14 अप्रैल की मॉर्निंग में लाइफ बोट्स की ड्रिल प्रैक्टिस होने वाली थी, जिसमें ये सिखाया जाता था कि इमरजेंसी के टाइम पर पैसेंजर्स को कैसे लाइफ बोट में बिठाना है और उसको कैसे समुद्र में उतारना है। पर इसको भी टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ कैंसिल कर देते हैं। अब जैसा कि टाइटैनिक को बार बार दूसरे जहाजों से वायरलेस रेडियो कनेक्शन के थ्रू खतरे के संकेत मिल रहे थे कि आगे बहुत ज्यादा आइसबर्ग है, इसलिए देखते हुए आराम से आगे बढ़े। अब पूरे दिन में ऐसे लगभग 4-5 बार सिग्नल मिल चुके थे, लेकिन सबको इग्नोर किया गया। अब फाइनली 5:50 पर उन्होंने अपने रास्ते के रूट को थोड़ा सा साउथ की ओर चेंज किया, लेकिन स्पीड कम नहीं की। 41 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही आगे बढ़े जा रहे थे। अब लगभग 4 घंटे बाद छठी वार्निंग मिलती है मिसाबा शिप से कि आगे बहुत ज्यादा बर्फ है और काफी बड़े बड़े साइज के आइसबर्ग है, इसलिए देखकर आगे बढ़े। पर इस वार्निंग मैसेज का भी टाइटैनिक की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, क्योंकि जैक फिलिप्स जो कि टाइटैनिक पर वायरलेस रेडियो कनेक्शन के ऑफिसर थे, वो पैसेंजर्स के मैसेज का रिस्पांस करने में बहुत बिजी थे, इसीलिए उन्होंने इन वार्निंग्स को किसी को आगे बताया ही नहीं। और जहाज अभी भी बहुत तेजी से आगे बढ़े जा रहा था। उल्टा अब तो इसकी स्पीड बढ़ाकर 46 किलोमीटर पर आवर कर दी गई थी। कोई भी इन वार्निंग्स को सीरियस ही नहीं ले रहा था। अब रात के 10 बज चुके थे और जहाज के क्रो नेस्ट की शिफ्ट चेंज हो चुकी थी। अब लुकआउट पॉइंट पर फेडरिक फ्लीट एंड रेजिनाल्ड ली आ चुके थे। रात के 10:55 पर कैलिफोर्निया नाम के जहाज से लास्ट वार्निंग आती है कि आगे हर जगह पर बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग है, इसलिए हम यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि इस समय आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। बट वायरलेस ऑफिसर जैक फिलिप्स ने इस वार्निंग को भी इग्नोर करते हुए कहा कि शट अप, मैं बहुत बिजी हूँ। Bloody hell! It's that idiot on the Californian. Tell him to sod off. Keep out. Shut up. I'm working. Try and warn him about the ice and he tells me to shut up. अब 11 बजे तक ऑलमोस्ट लोग जाकर सो गए थे, वहीं कुछ लोग पार्टी कर रहे थे एंड एंजॉय कर रहे थे। अब फाइनली 11:35 पर कैलिफोर्निया शिप अपने वायरलेस रेडियो कनेक्शन को ऑफ कर देता है। अब उन्हें क्या पता था कि जस्ट कुछ ही मिनटों के बाद टाइटैनिक को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अब जैसा कि लुकआउट पॉइंट पर मौजूद ऑफिसर फेडरिक फ्लीट एंड रेजिनाल्ड ली के पास ना तो कोई दूरबीन थी, ऊपर से चारों ओर ठंड भी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उनकी आंखों से पानी निकल रहा था। और इतना ही नहीं, उस दिन आसमान में चांद भी नहीं निकला था और इसी वजह से चारों तरफ घोर अंधेरी काली रात थी, जिसमें आगे देख पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ भी साफ एंड क्लियर नहीं दिख रहा था। अब 11:39 एंड 23 सेकंड पर अचानक से फेडरिक फ्लीट को एक बहुत बड़ा आइसबर्ग दिखता है, जो लगभग 125 मीटर लंबा एंड पानी के अंदर और बाहर मिलाकर लगभग 100 मीटर ऊंचा था। अब टाइटैनिक उस बर्फ के पहाड़ से टकराने में जस्ट कुछ ही सेकंड दूर था। अब ऐसे में फेडरिक फ्लीट फटाफट से 3 बार खतरे की घंटी बजाते हैं एंड फर्स्ट ऑफिसर को इन्फॉर्म करते हैं कि फटाफट से जहाज को लेफ्ट साइड में मोड़ो, हम एक बहुत बड़े आइसबर्ग से टकराने वाले हैं। अब फर्स्ट ऑफिसर ये सुनते ही भागते और चिल्लाते हुए जाते हैं और कंट्रोल रूम पर मौजूद क्रू मेंबर से कहते हैं कि फटाफट से रिवर्स इंजन चालू करो और जहाज को लेफ्ट साइड में मोड़ो। पर जैसा कि ये जहाज बहुत बड़ा था और ये अपनी फुल स्पीड पर चल रहा था, अब ऐसे में इसको अचानक से कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल था। अब कंट्रोल रूम में मौजूद रॉबर्ट हिचेन पूरा जोर लगाकर जहाज को मोड़ने की कोशिश करते हैं, पर साथ ही साथ वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स बाद यानी कि 11:46 पर टाइटैनिक उस आइसबर्ग को साइड से क्रैश करते हुए आगे बढ़ गया और इस टक्कर से जहाज में सोए हुए लोग भी जग जाते हैं। एक तरीके से खलबली मच जाती है कि आखिर हुआ क्या। पर जब जाकर देखते हैं तब पता चलता है कि टाइटैनिक एक बहुत बड़े आइसबर्ग से टकराया है। अब ज्यादातर लोग कह रहे थे कि चिंता की कोई बात नहीं है, टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज है, सो ये कभी डूब ही नहीं सकता। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस जहाज में ऐसा क्या स्पेशल था कि जो हर कोई इसको अनसिंकेबल बता रहा था। अब देखो दोस्तों, किसी भी जहाज के ये आगे का हिस्सा वो कहलाता है एंड नीचे का हिस्सा कील कहलाता है। अब इसके नीचे मजबूत डबल लेयर थी एंड पूरे 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे, जो कि बहुत ज्यादा बड़े बड़े थे। अब इसमें से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 4 भी डैमेज हो जाए तो भी ये जहाज डूबने वाला नहीं था। अब जब कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ एंड थॉमस एंड्रयू ने डैमेज को चेक किया, तब उनके भी पसीने छूटना स्टार्ट हो गए।
क्योंकि पूरे 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स डैमेज हो चुके थे। अब जैसा कि टाइटैनिक तो केवल 4 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स के डैमेज को ही झेल सकता था, अब इसका मतलब साफ साफ था कि ये विशाल जहाज लगभग 2 से 2.5 घंटे के अंदर अंदर पूरी तरीके से डूबने वाला था। अब ये कंपार्टमेंट्स धीरे धीरे पानी से भरते ही जा रहे थे। अब ऐसे में पूरे शिप पर शोर शराबा मच गया था। अब रात के 12:15 पर कैप्टन स्मिथ जैक फिलिप्स को ऑर्डर देते हैं कि जल्दी से जल्दी डिस्ट्रेस सिग्नल भेजो ताकि कोई आकर हमारी मदद कर सके। अब जैक फिलिप्स पूरी फुर्ती के साथ सिग्नल भेज रहे थे, लेकिन आसपास ऐसा कोई शिप था ही नहीं जो इनकी आकर मदद कर सके। किसी का कोई रिस्पॉन्स न मिलने के बाद भी जैक फिलिप्स लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे जा रहे थे। अब फाइनली 12:20 पर कार्पेथिया नाम की शिप को डिस्ट्रेस सिग्नल मिलता है और उनका रिस्पॉन्स आता है कि हम आ रहे हैं बचाने। बट प्रॉब्लम ये थी कि कार्पेथिया शिप टाइटैनिक से लगभग 107 किलोमीटर दूर थी। अब वो वहां से अपनी फुल स्पीड पर भी आती तो भी इसको आते आते कम से कम 3.25 घंटे का टाइम लगने वाला था। अब इतना टाइम तो टाइटैनिक के पास था नहीं। अब ऐसे में जैक फिलिप्स लगातार सिग्नल्स भेजे ही जा रहे थे ताकि किसी और शिप के साथ कनेक्ट हो सके। शिप के क्रू मेंबर ने हवा में रॉकेट्स एंड स्पार्क भी छोड़े ताकि इन्हें कोई देख सके और मदद के लिए आ सके, पर दूर दूर तक कोई भी शिप नहीं दिखाई दे रहा था जो आकर इनकी मदद कर सके। लेकिन दोस्तों एक्चुअली ऐसा था नहीं, क्योंकि टाइटैनिक से केवल 37 किलोमीटर दूर ही एक शिप थी जो आराम से आकर इनकी मदद कर सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं। अब इसके पीछे बहुत ही ज्यादा शॉकिंग रीजन है जो आपको आगे पता चलेंगे। अब रात का 1 बज चुका था और जहाज में पानी भरते ही जा रहा था, यूं मानो वो डूबने की पूरी तैयारी कर चुका था और डूबना स्टार्ट हो गया था। अब 1 बजे खतरे को देखते हुए लाइफ बोट्स में पैसेंजर्स को बिठा करके नीचे उतारना स्टार्ट कर दिया, जिसमें फर्स्ट क्लास के लोगों को एंड लेडीज एंड बच्चों को पहले बिठाकर भेजने का फैसला लिया गया। पर अचानक से कोई शिप को छोड़ने के लिए रेडी ही नहीं हो रहा था और कुछ लोगों को अभी भी लग रहा था कि ये शिप अनसिंकेबल है, ये कभी डूब ही नहीं सकती, इसीलिए वो इसे हल्के में ले रहे थे। और इसी वजह से जिस लाइफ बोट में 40 लोगों की जगह थी उसमें केवल 12, 15 या 27, 28 लोगों को ही बिठाया गया, क्योंकि एक तो कोई जाने के लिए रेडी नहीं हो रहा था और दूसरा क्रू मेंबर को भी इसकी ट्रेनिंग नहीं मिली थी। अब जैसा कि टाइटैनिक पर केवल 20 लाइफ बोट्स ही थी जो केवल 1178 लोगों को ही बचा सकती थी, अब टाइटैनिक पर तो 2200 से भी ज्यादा लोग थे। टोटल पैसेंजर्स के हिसाब से तो इस पर 50 से 60 लाइफ बोट्स होनी चाहिए थी, पर ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि नहीं, तुम पागल हो गए हो। इतनी ज्यादा लाइफ बोट्स अगर उस जहाज पर रखी जाएंगी तो ये काफी ज्यादा जगह घेर लेंगी। धीरे धीरे सारी लाइफ बोट्स को लॉन्च किया जा रहा था। अब जब लास्ट की 2 या 3 लाइफ बोट्स बची थी तब लोगों ने धक्का मुक्की चालू कर दी। अपनी अपनी जान बचाने के लिए वो लोग बैठने के लिए लड़ने लगे और इसमें बहुत सारे लोग घायल भी हो गए थे। अब फाइनली रात के 2 बज रहे थे और जहाज कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी तरह डूबने वाला था। अब केवल एक लाइफ बोट बची थी जिसको लॉन्च किया जा रहा था। अब उसके अंदर बैठने के लिए लोग रो रहे थे, तड़प रहे थे, एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे एंड जबरदस्ती उस नाव के अंदर छलांग लगा रहे थे और आखिरकार उस लास्ट बोट को भी रिलीज कर दिया। लेकिन अभी भी टाइटैनिक पर 1500 से भी ज्यादा लोग बचे हुए थे जो लोग रो रहे थे एंड जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अब जिन लोगों को तैरना आता था वो लोग समुद्र में कूद गए, लेकिन अभी भी ज्यादातर लोग शिप पर बचे हुए थे जो चिल्ला रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था। कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ भी शिप पर टिके हुए थे। अब कैप्टन स्मिथ जैक फिलिप्स को भी बोलते हैं कि जाओ और अपनी जान बचाओ, पर जैक फिलिप्स अभी भी लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे जा रहे थे एंड 2:17 पर इन्होंने लास्ट डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा। अब टाइटैनिक के एक साइड का हिस्सा पूरा पानी में डूब गया था एंड दूसरे साइड का हिस्सा ऊपर उठकर हवा में सीधा हो गया था। अब ऐसे में टाइटैनिक टूटकर पूरे 2 टुकड़ों में बट गया और 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरीके से डूबकर अटलांटिक ओशियन की गहराइयों में चला गया और कई लोगों को अपने साथ ले गया और इस तरह टाइटैनिक का पहला सफर ही आखिरी सफर बन गया। अब जो लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूदे थे उनका भी 20 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पानी का टेम्परेचर ही -2 डिग्री सेल्सियस था। सो उनकी भी जान जानी तय थी। अब फाइनली पूरे 1 घंटे के बाद यानी कि लगभग 3:30 बजे कार्पेथिया शिप वहां पर पहुंच जाता है लोगों की जान बचाने के लिए। पर अफसोस तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और 1500 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। अब जो लोग लाइफ बोट्स में थे लगभग 705 लोग, उनको कार्पेथिया शिप आकर बचा लेता है और उनको अपने कंबल्स एंड कपड़े देते हैं ताकि वो अपने आप को सुखा सकें। इस हादसे के अगले दिन यानी कि 16 अप्रैल 1912 की सुबह छोटे से लेकर बड़े से बड़े न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे टाइटैनिक के ही आर्टिकल छपे हुए थे, जिसने सबको हैरान करके रख दिया था। अब 18 अप्रैल तक कार्पेथिया उन 705 लोगों को लेकर पहुंच जाता है द न्यूयॉर्क सिटी यूएसए और वहां पर उनको देखने के लिए भारी मात्रा में भीड़ जमी हुई थी। अब वो सारे के सारे 705 लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, जैसे कि सदमे में हो, और ज्यादातर लोग रो रहे थे क्योंकि हर किसी ने किसी न किसी को खोया था। मम्मी पापा, भाई बहन, पति को, बच्चे को, और किसी ने तो अपनी फुल फैमिली को ही गवा दिया था। अब उन मरे हुए 1500 लोगों में से केवल 337 लोगों की ही डेड बॉडीज मिली थी, बाकी सब पानी के साथ बह गए या फिर समुद्री जीवों ने उन्हें अपना खाना बना लिया होगा। अब यहाँ पर मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि टाइटैनिक डूबा और 1500 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई,
तो इसमें गलती किसकी थी? अब हो सकता है कि आपको इसका जवाब थोड़ा मुश्किल लगे, पर दोस्तों देखा जाए तो इसमें किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं है, इसमें कई सारे लोगों की गलती है। चलिए जानते हैं कैसे। सबसे पहले तो व्हाइट स्टार लाइन के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉस ब्रूस इस्माय ने सफिशिएंट पैसेंजर्स के लिए लाइफ बोट्स रखने ही नहीं थी टाइटैनिक पर। इसीलिए सबसे बड़े जिम्मेदार तो यही है। सबसे बड़े इसलिए क्योंकि ये भाई साहब भी टाइटैनिक के अंदर ही सफर कर रहे थे और टाइटैनिक को अपनी फुल स्पीड में चलाने के लिए इन्होंने ही एडवर्ड जे स्मिथ को फोर्स करके रखा था। और जब बार बार आइसबर्ग की वार्निंग मिल रही थी तब कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ ने जॉस ब्रूस इस्माय को इन्फॉर्म करते हुए कहा था कि आगे बहुत ज्यादा आइसबर्ग है, हमें जहाज की स्पीड को स्लो कर लेना चाहिए। पर ये मैनेजिंग डायरेक्टर भाई साहब नहीं माने और स्पीड कम करने से हरगिज मना कर दिया। अब इसके पीछे भी एक रीजन था कि ये भाई साहब इस विशाल शिप के इंग्लैंड से लेकर द न्यूयॉर्क सिटी तक के सफर को, जो कि पहला सफर था, इसको केवल 6 दिन में ही कंप्लीट करवाना चाहते थे। वैसे नॉर्मली 7-8 दिन का टाइम लगता है किसी भी शिप को। ये दुनिया को बताना चाहते थे कि ये जहाज ना सिर्फ बड़ा और विशाल है बल्कि ये सबसे तेज भी है। और बस यही रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में उन्होंने 1500 से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी को दांव पे लगा दिया। और जब टाइटैनिक डूब रहा था तब ये भाई साहब खुद लाइफ बोट में बैठकर अपनी जान बचाकर निकल लिए। तो सबसे बड़े जिम्मेदार तो यही है। दूसरे जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने टाइटैनिक के बॉयलर रूम के अंदर जो आग जल रही थी उसको देखा नहीं, क्योंकि ये आग जहाज के रवाना होने से लगभग 7-8 दिन पहले लगी थी। और जहां पर ये आग लगी थी वहां पर इसने जहाज की स्टील बॉडी को 75% तक कमजोर कर दिया था। तीसरे जिम्मेदार थे डेविड ब्लेयर, जो अपनी ड्यूटी से घर जाते वक्त लॉकर की चाबी भी अपने साथ ही लेके गए जिसके अंदर दूरबीन थी। चौथे जिम्मेदार थे कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, क्योंकि उन्होंने 14 अप्रैल की मॉर्निंग को जो लाइफ बोट ड्रिल प्रैक्टिस होने वाली थी उसको कैंसिल कर दिया था। और इसका इम्पैक्ट देखने को मिला था जब लाइफ बोट्स को जहाज से नीचे उतारा जा रहा था तब। पांचवे जिम्मेदार थे जैक फिलिप्स। अब वैसे तो ये इस कहानी के हीरो माने जाते हैं क्योंकि ये मरते दम तक अपनी पोजीशन पर डटे रहे थे, पर इन्होंने भी गलती तो की थी क्योंकि आइसबर्ग की बहुत सारी वार्निंग्स मिल रही थी, तब इन्होंने उनको सीरियस नहीं लिया और इग्नोर किया था। और जब सीरियस लिया तब तक गेम हाथ से फिसल चुका था। छठे जिम्मेदार थे रॉबर्ट हिचन। जब ऑफिसर्स के द्वारा सडनली जहाज को लेफ्ट साइड में मोड़ने को कहा गया तब रॉबर्ट हिचन ने हड़बड़ी में आकर लेफ्ट की जगह पर राइट साइड में मोड़ दिया। तब टाइटैनिक उस आइसबर्ग के और भी ज्यादा नजदीक चला गया और क्रैश हो गया। अब जैसा कि दोस्तों मैंने आपको आगे भी बताया था, लेकिन दोस्तों एक्चुअली ऐसा था नहीं, क्योंकि टाइटैनिक से केवल 37 किलोमीटर दूर ही एक शिप थी जो आराम से आकर इनकी मदद कर सकती थी। ये कैलिफोर्निया नाम का जहाज था और ये टाइटैनिक से केवल 37 किलोमीटर ही दूर था, जो कुछ ही देर में आकर इन लोगों की जान बचा सकता था। और ये वही जहाज था जिसने टाइटैनिक को लास्ट वार्निंग दी थी कि आगे बहुत ज्यादा आइसबर्ग है, इसलिए हम आज रात के लिए यहीं पर होल्ड कर रहे हैं। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई थी कि 11:35 पर कैलिफोर्निया के क्रू मेंबर ने वायरलेस रेडियो कनेक्शन को ऑफ कर दिया था और इसी वजह से टाइटैनिक का कोई भी मैसेज इनको रिसीव नहीं हो पाया। चलो इसको छोड़ो। जब टाइटैनिक खतरे में था और डूब रहा था तब टाइटैनिक के क्रू मेंबर ने हवा में रॉकेट्स एंड स्पार्क छोड़े थे और कैलिफोर्निया के क्रू मेंबर ने उनको देखा भी था। पर जब उन्होंने इसके बारे में इस शिप के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को बताया तब उन्होंने इस बात को ये कहते हुए इग्नोर कर दिया कि टाइटैनिक के अंदर बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग यात्रा कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग पार्टी एंड एंजॉय कर रहे हैं और ये रॉकेट्स भी वही लोग उड़ा रहे हैं। सो अब देखा जाए तो इस हादसे के पीछे ये लोग भी बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। अब प्रॉपर चेक करने के बाद कुछ 1517 लोगों के मारे जाने का आंकड़ा सामने आया और इन लोगों में बड़े बड़े रईस एंड अमीर लोग, अमेरिकन बिजनेसमैन, स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिशियन, एक्टर, गवर्नमेंट ऑफिसर, ऑलमोस्ट हर फील्ड के लोग मौजूद थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। अब उनमें से एक ये लेडी ऐसी थी जिसने अपनी जान सिर्फ इसलिए गंवा दी क्योंकि वो अपने पालतू कुत्ते को जहाज में मरता हुआ छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और इसी वजह से उसने भी उस कुत्ते के साथ साथ अपनी मौत को गले लगा दिया। अब जो लोग जिंदा बचे थे उनके इंटरव्यूज भी लिए गए और उनकी इस आंखों देखी घटना के बारे में उनसे पूछा गया और उन सब ने इस दिल दहलाने वाली घटना को मीडिया के साथ शेयर किया। He went down with the Titanic. My sister, because there was a neighbor with me, and I thought he'd feel it. Children of women first. They was marvellous. And you took... I go forward, and I went forward to the well deck. अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि इस घटना के केवल 37 डेज बाद ही इसके ऊपर एक बुक भी पब्लिश हो गई थी जिसका नाम टाइटैनिक रखा गया था और इसको अलेक्जेंडर बेल फिल्सन ने लिखा और पब्लिश किया था। अब टाइटैनिक के डूबने के बाद कई सालों तक इसके मलबे को ढूंढने की भरपूर कोशिश की गई पर कुछ हाथ नहीं लगा और फिर फाइनली पूरे 70 साल के बाद 1985 में रॉबर्ट बालार्ड ने इसको ढूंढ निकाला। ये मलबा न्यूफाउंडलैंड कनाडा से लगभग 690 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशियन की 12,500 फीट यानी कि 3,800 मीटर की गहराई में पड़ा हुआ है। अब जैसा कि टाइटैनिक डूबने से पहले 2 टुकड़ों में टूट चुका था तो इसके दोनों टुकड़े एक दूसरे से लगभग 600 मीटर दूर पड़े हुए हैं और ये सब कुछ ऐसा था और ऐसा हो गया है, ऑलमोस्ट सब कुछ सड़ गया है और रिसर्चर का कहना है कि 2030 तक ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल भी उठ सकता है कि उन जिंदा बचे 705 लोगों में से क्या आज भी कोई जिंदा है? तो इसका जवाब है नहीं, आज उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। सबसे लास्ट में जिसकी डेथ हुई वो एक लेडी थी, मिलिसिना डीन।
जब टाइटैनिक के साथ दुर्घटना हुई तब ये केवल 2 महीने की ही थी और इनकी डेथ 31 मई 2009 में हुई। अब इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में हमने देखा कि कैसे कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से 1500 से भी ज्यादा लोगों ने तड़प कर अपनी जान गंवा दी। और देखा जाए तो टाइटैनिक जब बना था तभी से लेकर इसके ऊपर खतरा मंडरा रहा था। ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कभी खतरे से खाली रहा ही नहीं। अब आई थिंक दोस्तों कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। अब टाइटैनिक के साथ जो कुछ भी हुआ उसको देखकर लगता है कि जैसे टाइटैनिक का डूबना पहले से तय था, क्योंकि इतनी सारी मिस्टेक्स का एक साथ होना। और किस्मत तो देखो कि जो जहाज सबसे पास में था उसने अपना रेडियो ही ऑफ कर दिया था। सो आई थिंक होना है वो होकर ही रहता है। अब इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में बता सकूं। अब फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखा है तो मैं आपसे ये भी एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आज के बाद अगर आपको कोई गलती से भी टाइटैनिक के बारे में पूछ ले तो उसके सवाल खत्म हो सकते हैं पर आपके जवाब नहीं। अब टाइटैनिक की एक सिस्टर शिप थी ब्रिटेनिक और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ था और अगला वीडियो उसके ऊपर ही आने वाला है। सो रिमाइंडर अभी से लगा देना। सो फाइनली मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। राधे राधे। और जब जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि टाइटैनिक बहुत बड़े आइसबर्ग से टकराया है।